हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रमजान। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास अवतार है सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10 का। तो आज हम जो है आप लोग को सामाजिक विज्ञान में आप कैसे कम समय में पढ़ के पास हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखते हैं, वीडियो को चालू करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम है आपका इकाई 1 में भारत और समकालीन विश्व इतिहास। इसमें आपका 20 अंक आएगा। और इसमें आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद और जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। और इकाई 2 में आपका समकालीन भारत है, इसमें से 20 अंक आएंगे। और आगे देखते हैं, आगे आपका नागरिक शास्त्र, लोकतांत्रिक राजनीति, इसमें से 15 अंक आएंगे। और अर्थशास्त्र आएंगे 15 अंक। चलिए पाठ्यक्रम। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे इतिहास का ये सिलेबस है। फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, सेकेंड है भारत में राष्ट्रवाद, थर्ड है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, एंड फोर्थ है औद्योगिकरण का युग, पाँचवा है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक, तो आज हम जो है केवल हिस्ट्री को ही कवर करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम जियोग्राफी को कवर करेंगे। तो फिलहाल हम हिस्ट्री का देखते हैं सिलेबस, फिलहाल यही देखते हैं। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें आपको करना क्या है कि मेन आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कम समय में जस्ट एग्जाम निकालना है। तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ट्रिक क्या है इसमें। आपको जो है चैप्टर का सार ये है कि मतलब इसमें ये पूछा जाएगा कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद उदय हुआ उसका कारण क्या था, मेन कारण क्या था, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। ठीक, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने के कारण निम्नलिखित हैं। पहला, नए मध्यम वर्ग का उदय। दूसरा है उदारवादी विचारधारा का प्रसार। तीसरा है क्रांतिकारियों का उदय। चौथा है रूढ़िवाद की नई भावना एवं वियनिया की संधि। पाँचवा है फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। तो ये फ्रांस की जो क्रांति है, अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा हुआ है क्वेश्चन पर। तो इसको हम देखते हैं फ्रांस की क्रांति के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति जो 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में उभरा, जिसने यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंश साम्राज्यों के स्थान पर देश राज्य के उदय का नेतृत्व किया। यानी कि पहले होता क्या था कि आप देखे होंगे कि कोई राजा थे, उनका बेटा राजा बनता था, फिर उनका बेटा राजा बनता था। तो ये समाप्त किया गया वहाँ पे ये हुआ कि चुनाव किया जाए, लोकतंत्र लाया जाए। तो ये शुरुआत होती है फ्रांस में इसकी। वरना हर देश में यही सिस्टम था कि राजा का बेटा राजा बनता था, यही सिस्टम चला आ रहा था। तो उसका विरोध किया गया फ्रांस में और उसके थ्रू बहुत से देश जाग उठे। तो इसीलिए ये फ्रांस की क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे सिलेबस में पढ़ाया जाता है, यही रीजन है। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ आप देख सकते हैं दिया जर्मनी और इटली का निर्माण। तो ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, क्वेश्चन पूछ सकता है बाय द वे। आगे देखते हैं। देखिए, आपको मैं बोल रहा था कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या है। ये देखिए इंपॉर्टेंट में दिखा हुआ क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, बता रहा है जैसा। आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। खत्म हो गया पहला चैप्टर। सेकंड चैप्टर देखिए, सेकंड है भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद, इसमें आपको क्या पढ़ना क्या है। तो भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ उसका कारण क्या था, यही एग्जाम में पूछता है, मोस्टली यही पूछता है कि कारण क्या था। तो कारण में आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि पहला है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध था 1914 में, जिसने दुनिया भर में राजनीतिक आर्थिक स्थिति का निर्माण किया है। मतलब युद्ध के बाद अत्यधिक हानि हुई, लोगों को भोजन की कमी, महामारी आदि का सामना करना पड़ा। इन परिस्थितियों के दौरान महात्मा गांधी अपने सत्याग्रह दर्शन के साथ जनवरी 1915 में भारत आए और उन्होंने ही भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रचार प्रसार किया, एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि शुरुआत उन्होंने ही किया। महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के आधार पर आंदोलन और विरोध का तरीका सत्याग्रह के रूप में जाना गया। उन्होंने अहिंसा के माध्यम से विरोध का तरीका बताया। 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में दमनकारी व्यवस्था के विरुद्ध अंग्रेजों के खिलाफ किसानों के संघर्ष को प्रेरित किया, अपना सत्याग्रह आंदोलन चलाया। और 1918 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसान आंदोलन चलाया। यह किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। ठीक, तो अब जैसे कि भारत में राष्ट्रवाद का कारण क्या था, तो ये सभी जो अंग्रेजों का मतलब जो अत्याचार कर रहे थे उसके खिलाफ गांधी जी ने मतलब सत्याग्रह आंदोलन चलाया, रॉलेट एक्ट के खिलाफ चलाया। ऐसे ऐसे ये सब जो कारण थे जिसकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो ये आप ऐसे एग्जाम में आप बना करके लिख सकते हैं, आपको अगर कुछ आइडिया ना हो तो। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे रॉलेट एक्ट है, रॉलेट 1919 में आया था। इसके एक्ट के अनुसार राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखने का प्रावधान था। यानी कि आप कैदियों के ऊपर मतलब जैसे कि प्रूफ नहीं किया गया कि वो कैदी मतलब उस जुर्म के लिए सज़ा पाएगा नहीं पाएगा, फिर भी उसको 2 साल की कैद में रखा जाता था। गांधी जी ने इस कानून का विरोध किया क्योंकि ये गलत था।
रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन चलाया गया, जिसमें जगह जगह जुलूस में हड़तालें की गई। तो आप समझ सकते हैं भारत में राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण कारण था ये। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और खिलाफत आंदोलन है, आप और भी आगे देख सकते हैं। मेन आप ये टॉपिक था, ये 3-4 प्रथम विश्व युद्ध, गांधी का सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप 2-3 हेडिंग डाल के आप लिख देंगे, अच्छा खासा आपको नंबर मिल जाएगा यहाँ से आपको। आगे देखते हैं चैप्टर में क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन है यहाँ पे। अब ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि पूछता है एग्जाम में। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के तटीय शहर दांडी के लिए साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरू की। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुँचे और उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। उन्होंने समुद्री पानी को उबाल कर नमक बनाना शुरू किया। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन के अंतर्गत निम्न गतिविधियाँ हुई। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, ठीक। शराब की दुकानों का विरोध किया गया। किसानों ने राजस्व और चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। गांव के अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। कई स्थानों पर वन कानूनों का उल्लंघन किया गया। तो ये सविनय आंदोलन का विरोध किया गया और इस प्रकार से किया गया। और आगे देखते हैं चैप्टर में क्या है। ये देखिए आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। इंपॉर्टेंट दिखाया हुआ है 1915 में। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885 से ये क्वेश्चन पूछता है। देखिए मैं बोला था ना कि चैप्टर में आपको कारण ही पूछेगा, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। ये कारण दिख रहा है आपको, यही कारण ही पूछता है एग्जाम में, मोस्टली यही पूछता है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के 3 कारण ही पूछता है एग्जाम में, अधिकतर कारण पूछा जाता है हर एक चीज़ के बारे में। सत्याग्रह के विचार, सत्याग्रह के आंदोलन आप लिख सकते हैं। रॉलेट एक्ट आपको बताया मैंने। उसके बाद असहयोग आंदोलन आप देख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का वर्णन कीजिए। इसमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 हो गए। तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन क्या था। 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुए अधिवेशन में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। इस आंदोलन की सफलता के लिए महात्मा गांधी ने लोगों को करो या मरो का मंत्र दिया था। तो आपको समझ में आ रहा है, ये जो करो या मरो का नारा दिया जाता है, कब दिया गया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का मंत्र दिया तथा ब्रिटिश सरकार को तत्काल भारत छोड़कर चले जाने की चेतावनी दी। 8 अगस्त को रात्रि में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास होते ही आंदोलन की शुरुआत हुई। ब्रिटिश सरकार ने भी तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के लगभग सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर नज़रबंद कर दिया एवं जेल में डाल दिया। अतः यह आंदोलन एक प्रकार से नेतृत्व विहीन, अराजक एवं हिंसक हो गया। आंदोलन के समय अनेक स्थानों जैसे बलिया, सतारा, तामलुक आदि स्थानों पर ब्रिटिश अधिकारियों को हटाकर समानांतर सरकारें भी स्थापित की गई। सरकार ने बल प्रयोग कर आंदोलन का दमन प्रारंभ कर दिया। हालांकि आंदोलन का दमन कर दिया गया, किंतु कि इस आंदोलन में ब्रिटिश राज की जड़ें हिला कर रख दी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा चैप्टर है ये, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें क्या है, प्राचीन काल से आधुनिक युग, रेशम मार्ग से विश्व का जुड़ना, भोजन, नई फसलों का परिचय, नए मार्ग की खोज। अतः ये बताया गया है कि कैसे विश्व के लोग एक दूसरे को जाने, कैसे जानकारी हो एक दूसरे को। तो देखिए आप देख सकते हैं 16वीं शताब्दी में नए मार्ग की खोज। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों ने एशिया और अमेरिका तक समुद्री मार्ग खोज लिया। भारतीय उपमहाद्वीप व्यापार का केंद्र था जो यूरोप तक फैल गया था। 16वीं शताब्दी में स्पेनवासी एवं पुर्तगाली अमेरिका को जीतने वाले पहले यूरोपीय थे। स्पेनिश सेनाओं के शक्तिशाली हथियार चेचक के कीटाणु थे जो उनके सैनिकों अफसरों के साथ अमेरिका पहुंचे थे, जिस कारण उनकी विजय हुई। पेरू और मैक्सिको के खानों में पाई जाने वाली कीमती धातुओं ने यूरोप की संपदा में वृद्धि की तथा उसका व्यापार एशिया तक फैल गया। 17वीं शताब्दी आते आते दक्षिण अमेरिका की धन संपदा की व्यापक चर्चा होने लगी थी। दक्षिणी अमेरिका के एल डोराडो को सोने का शहर कहा जाता था। इसका आप लोगों ने हॉलीवुड में मूवीज भी देखी होगी, एल डोराडो करके। नहीं देखी होगी तो पक्का देखिएगा, आपको उससे छोटी जानकारी मिलेगी। आगे देखिए 19वीं शताब्दी आप देख सकते हैं। 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियमों के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रभावों की पहचान की है। वस्तु व्यापार का संग्रह, रोजगार की तलाश में लोगों का प्रवास, लंबी दूरी वाले स्थानों, अल्प अवधि या दीर्घ अवधि में निवेश के लिए पूंजी का प्रवाह। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय।
जब लोग एक दूसरे को जान गए, मतलब अर्थव्यवस्था व्यापार होने लगा, तो उसके लिए अर्थव्यवस्था बनाया गया कि कैसे आप लोग व्यापार कर सकते हैं। हर देश में अलग अलग मुद्रा चलती है, मुद्रा विनिमय क्या होगा, उसके लिए अर्थव्यवस्था को मतलब सही रूप से चलाने के लिए अर्थव्यवस्था का बनाया गया, विश्व अर्थव्यवस्था बनाया गया। 18वीं शताब्दी के अंत में औद्योगिकरण और जनसंख्या वृद्धि ने ब्रिटेन में खाद्यान्न की मांग में वृद्धि कर दी, जिससे खाद्यान्न मूल्य में वृद्धि हो गई। उसके बाद क्या होता है देखते हैं आप। विदेश में भारतीय उद्यमी, ये देखिए आप, भारतीय उद्यमियों ने मध्य भारत और दक्षिणी पूर्व एशिया में कृषि निर्यात का वित्त पोषण किया। प्रसिद्ध उद्यमी शिकारीपुरी श्रॉफ और नाट्टुकोट्टई चेट्टियार थे, ये उनका नाम था जो उन्होंने उद्यमी और क्या बोलते हैं प्रसिद्ध उद्यमी थे, दो लोग का नाम था। भारतीय उद्यमियों ने यूरोपीय उपनिवेशवादियों का शोषण किया। ये पर्यटकों को स्थानीय और आयातित कलाकृतियाँ बेचा करते थे। चैप्टर ख़त्म, कुछ नहीं है इसमें। इसमें का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आगे देखते हैं। ये देखिए इम्पोर्टेंट किया हुआ है। प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार से उत्प्रेरित किया है, उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में अत्यधिक उन्नति हुई है। इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्र आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है, जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग विश्व में एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने, दूरवर्ती क्षेत्रों में संवाद करने में किया जाता है। इसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सबसे तीव्र उत्प्रेरित किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। इसको पढ़ते हैं। वर्ष 1929 के आसपास महामंदी ग्रेट डिप्रेशन शुरू हो गई 1929 में, और 1930 के दशक के मध्य तक बनी रही। इस अवधि के दौरान संसार के अधिकांश देशों ने उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में अत्यधिक गिरावट को महसूस किया। महामंदी के लिए उत्तरदायी कारक। पहला कारक कृषि उत्पादन की अधिकता की समस्या को बने रहना था। इससे कृषि उत्पादों का मूल्य घट गया। किसान ने अपनी संपूर्ण आय को बनाए रखने के लिए उत्पादन का विकास करने का प्रयास किया। इससे स्थिति खराब हो गई तथा कृषि उत्पादों का मूल्य और भी गिर गया। दूसरा कारक 1920 के दशक के मध्य में बहुत से देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया था। अमेरिकी पूंजीवादियों ने यूरोपीय देशों को ऋण देना बंद कर दिया। इससे यूरोप में कुछ प्रमुख बैंक धराशायी हो गए और मुद्रा का पतन हो गया, जैसे स्टर्लिंग। तीसरा कारक अमेरिका इस मंदी से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ, क्योंकि बैंकों ने घरेलू ऋण वापस लेना शुरू कर दिया था। इससे ऋण वापसी बैक लोन्स के नाम से जाना जाएगा। किसान उपज नहीं बेच सके, परिवार तबाह हो गए और व्यवसाय ठप हो गए। तो आप देख सकते हैं ये 3 कारण थे जिसकी वजह से महामंदी हुई थी अमेरिका में। अंततः अमेरिका की बैंकिंग प्रणाली धराशायी हो गई, क्योंकि बैंक निवेशों, एकत्रित ऋणों तथा जमाकर्ताओं के धन को लौटा पाने में असमर्थ थे। अमेरिका ने आयात करों को दोगुना करके मंदी में अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने का प्रयास किया, जिससे विश्व व्यापार पूरी तरह से नष्ट हो गया। अब देखिए भारत और महामंदी। भारत में देखिए महामंदी के कारण भारत के निर्यात व आयात का अर्धपतन हो गया, मतलब आर्थिक रूप से अर्धपतन हो गया। प्राथमिक उत्पादन से गेहूं व जूट का मूल्य वर्ष 1928 से 1934 के बीच तेजी से गिरा, लेकिन औपनिवेशिक सरकार ने राजस्व की मांग को कम करने से मना कर दिया। इसलिए किसान बुरी तरह संकट में आ गए। इस अवधि के दौरान भारत कीमती धातुओं, विशेष रूप से सोने का निर्यातक बन गया। भारत जो एक सोने का निर्यातक बन गया। इससे वैश्विक आर्थिक उगाही अर्थात आर्थिक व्यवस्था को वैश्विक रूप से बढ़ावा मिला, लेकिन इससे किसानों को बहुत कम लाभ मिला। पूरे भारत में किसानों की दशा चिंताजनक हो गई। नियमित आय वाले लोगों को मूल्य के गिरने से कम समस्या का सामना करना पड़ा। वर्ष 1931 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 में शुरू हुआ। महात्मा गांधी ने शुरू किया इसे। चौथा चैप्टर यहाँ पे है औद्योगिकरण का युग।
औद्योगिकरण का युग, ठीक है। औद्योगिक क्रांति मतलब औद्योगिकरण का युग चैप्टर है। इसमें पूछेगा क्या है, सिंपल सी बात है, कारण पूछता है एग्जाम में, तब वो कारण पे ध्यान देना है। जैसे फर्स्ट क्या है, औद्योगिक क्रांति से पूर्व की बात कर रहा है ये। औद्योगिकरण का इतिहास, कारखानों। चौथा चैप्टर आप देख सकते हैं, औद्योगिकरण का युग। इसमें क्या है, औद्योगिकरण क्रांति से पूर्व की बात कर रहा है ये। औद्योगिकरण का इतिहास कारखानों की स्थापना के साथ शुरू हुआ। इंग्लैंड के कारखानों की शुरुआत औद्योगिक उत्पादन के साथ ही प्रारंभ हुई थी। यह आदि औद्योगिकरण के रूप में जाना जाता है। विश्व व्यापार, शहरी शिल्प और व्यापार मंडल बहुत शक्तिशाली थे। शासकों ने एक विशिष्ट उत्पाद प्रणाली गिल्ड का उत्पादन और व्यापार के अधिकार दिए। व्यापारियों ने गरीब किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों को पैसे की आपूर्ति और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उत्पादन के प्रेरित किया। 17वीं 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार बहुत तेजी से फैला। किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए व्यापारियों द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद देखिए कारखानों का उदय। इंग्लैंड में सर्वप्रथम 1730 के दशक में कारखाना खुला। 18वीं सदी के अंत में कारखानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। यह कारखाना कपास आधारित था। 18वीं सदी में कई आविष्कार हुए जिसमें कॉर्डिंग, ऐंठना, कताई और लपेटना आदि शामिल थे। कार्डिंग में कपास या ऊन के रेशों की कताई के लिए तैयार किया जाता था। देखिए एक हेडिंग यहाँ पे, हाथ का श्रम एवं वाष्प शक्ति। औद्योगिकरण के समय ब्रिटेन में श्रमिकों की कमी नहीं थी। रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। श्रमिकों की मांग मौसम के अनुकूल थी। हस्तशिल्प उत्पाद, कई उत्पाद ऐसे थे जिनका निर्माण हाथ के द्वारा ही संभव था। महारानी विक्टोरिया के काल में हस्तशिल्प उत्पाद की अपनी पहचान में महत्ता थी। इन उत्पादों के उपयोगकर्ता समाज के विशिष्ट वर्ग थे। आप हेडिंग देख सकते हैं, श्रमिकों का जीवन है। प्रौद्योगिकी एवं रोजगार। उपनिवेशों में औद्योगिकरण, भारतीय कपड़ा उद्योग, बुनकरों की स्थिति, गुमास्ता की नियुक्ति। आइए क्वेश्चन देखते हैं, आगे चैप्टर में कुछ नहीं है। चैप्टर खत्म। 5वां चैप्टर देखते हैं, मुद्रण संस्कृति और भारतीय दुनिया। इसमें क्या है कि मुद्रा के बारे में पूछा जाए कि मुद्रा की शुरुआत कहाँ से हुई। कागज़ की मुद्रा, सिक्का, इसके बारे में पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आप देखते हैं पहले, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक 594 ईस्वी में चीन में आई थी तथा उसके पश्चात जापान एवं कोरिया में विकसित हुई। तो ये डेट आपको याद रखना है, 594 ईस्वी में कहाँ पे, चीन में मुद्रण। 17वीं शताब्दी तक चीन में शहरी संस्कृति के विकास की मुद्रण कला में विविधता आई। 19वीं शताब्दी में पश्चिमी देशों से मुद्रण तकनीक का आयात हुआ। पश्चिमी शैली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया। संघाई एक शहर है, वहाँ पे आपका प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया। जापान में मुद्रण कला का विकास। जापान में जो है कि 768 से 770 ईस्वी में चीनी बौद्ध प्रचारकों द्वारा हुआ। मतलब चीन के लोग जब जापान में पहुँचे तो वहाँ पे हुआ 768 ईस्वी में लगभग में। डायमंड सूत्र जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक है जिसकी छपाई 868 ईस्वी में होती है। डायमंड सूत्र, ये बुक आपको एग्जाम में पूछ सकता है इसके बारे में। यूरोप में मुद्रण कला पहले हुआ आपका कहाँ, चीन से जापान, जापान के बाद कोरिया, कोरिया के बाद आया यूरोप में। 1295 ईस्वी में जब मार्को पोलो इटली आया तो वह चीन से काठ की तख्ती, वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक अपने साथ लाया। इटली वासियों ने लकड़ी के ब्लॉकों वाली छपाई के साथ पुस्तकों का निर्माण किया। विलासी संस्करणों को महंगे वेलम या चर्म पत्र पर लिखा जाता था। पुस्तकों की बढ़ती मांगों के साथ लकड़ी ब्लॉक प्रिंटिंग अधिक लोकप्रिय हो गई। 15वीं शताब्दी में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग कपड़ों को प्रिंट करने, ताश के पत्ते बनाने में होता था। मुद्रण क्रांति के बारे में देखते हैं। मुद्रण के आविष्कार ने तकनीकी दृष्टि से लोगों का जीवन बदल दिया। इसके कारण सूचना और ज्ञान से संस्था और सत्ता से उनका रिश्ता भी बदल गया। पाठक वर्ग, अब पढ़ाई करने हैं तो उनके लिए किताब की छपाई होगी, इसका आप देख सकते हैं। धार्मिक सुधार होने लगे, क्योंकि जब धार्मिक पुस्तकें लिखी जाने लगी तो लोग पढ़ के अपनी ज़िंदगी में सुधार करने लगे, तो धार्मिक सुधार हो गया। आगे आप देखते हैं साहित्यिक परिचय, यहाँ पे आपका साहित्य की ओर लोग अग्रसर होने लगे। मुद्रण प्रणाली और फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपको पहले ही बताया था। कुछ इतिहासकारों के मत है फ्रांसीसी क्रांति मुद्रण प्रणाली की देन है। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है कि मुद्रण प्रणाली की वजह से ही फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। इस संदर्भ में निम्न तर्क दिए गए हैं। बौद्धिक चिंतकों के विचारों का प्रसार। दूसरा है वाद विवाद एवं तर्क की एक नई परिपाटी शुरू हुई। 1780 के दशक तक राजशाही पद्धति की आलोचना होने लगी। ठीक,
आगे क्या है चैप्टर में, भारत में मुद्रण प्रणाली। भारत में क्या हुआ, प्राचीन पांडुलिपियाँ। भारत में विभिन्न भाषाओं की हस्तलिखित पांडुलिपियों की समृद्ध परंपरा थी। यह ताड़ के पत्ते हाथ से बने कागज पर बनाई जाती थी। भारत में क्या था कि ताड़ के पत्ते और कागज पर बने जो कि बनाया जाता था, हस्तलिखित। भारत में प्रेस का आगमन। भारत में प्रेस का प्रयोग सबसे पहले 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने गोवा में किया था। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी भाषा में अनेक पुस्तकें छापी थी। 1674 ईस्वी में इनके द्वारा कोंकणी और कन्नड़ भाषा में 50 किताबें छापी गईं। कैथोलिक धर्म प्रचारकों ने 1579 ईस्वी में कोचीन में पहली तमिल किताब और 1713 ईस्वी में पहली मलयालम किताब छापी। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 किताबें तमिल में छापी थी। चैप्टर खत्म। आगे क्या है, कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है? नहीं है। खत्म। और गाइज यहाँ पे आपका जो है कि पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। उसके बाद आपका है ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा था। ये मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि मैं सीरीज़ को जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।